जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सेशन करने वाला है। जैसा कि आप लोग को भी मालूम होगा कि 2024 का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है, तो एग्जाम को हम लोग ध्यान में रखते हुए हमारा जो पूरा टीम है, इन लोगों ने सोचा है कि बच्चों को कुछ दिया जाए। इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन से चालू करते हैं और यह एकदम ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में पूछिए लिया जाता है, एग्जाम व्यू से ही पूछा जाता है। यही हम लोग सेट करते हैं। ये सब मतलब क्वेश्चन बहुत हम लोग सोच समझ कर बनाए हैं। जैसे क्वेश्चन एक पूछता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण बाबू हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अब देखो ससुरा, इनको मालूम है ना, न्यूनतम पूछेगा तो प्रकाश का वेग न्यूनतम जो है कांच में होता है, लेकिन वही जो बाबू क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है या प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा किस चीज में होता है, तो वो आप लोग का निर्वात में हो जाता है। लेकिन यहाँ न्यूनतम पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखो, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो बाबू लगा रहता है वह उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर गाड़ी के यह सवाल 2 नंबर में भी एक पूछता है कि हम वाहनों के पथ दृश्य के रूप में किस चीज का उपयोग करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। इस ससुरा देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, ये पूछिए देता है, इसीलिए इसका हो जाता है अवतल दर्पण। इस यहाँ हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया सभी बच्चे को? कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है। इसलिए इसीलिए अब यहाँ पर बाबू एक और क्वेश्चन पूछते रहता है, उसको भी थोड़ा याद रखने का है। हर एक बात लिखा नहीं जा सकता, इसलिए इसको याद रखना है। पूछता है कि हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, इसको भी लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब बताओ ससुरा, इस समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इसके बाद इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है, हम लोग आगे बढ़ेंगे कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। बाबू ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट्टा मार लो चाहे सट्टा मार लो, जो मारना है मार लो। इस बार बार पूछ देता है, खचरा पाना करता है यहाँ पर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं। इस बात को आप लोग को याद रखना है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्त को भी और दुश्मन को भी शेयर कीजिए। इसीलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। प्रकाश की किरण किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। आप बताओ, ये क्वेश्चन जो पूछेगा बिहार बोर्ड, पगले ना है जी? किरण आरेख करते हैं हम लोग, किसी चीज को उसको आरेख पर दर्शाते हैं, तो प्रकाश को किरण आरेख पर करेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। आई होप डेट यू ओवर ऑल क्लास दिस क्लियर, सभी को सब चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 में कहता है 20 दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। बताओ ससुरा, ये फॉर्मूला पर होता है, तो ये कहता है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकांतर क्या होगा। इसका जो हो जाएगा आपका आंसर 8 का, यह हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब बाबू कैसे होगा? किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। अब देखो, ये 5 डायोप्टर होता है। अब 5 डायोप्टर कैसे होता है, इसको याद रखना है बाबू। ये सब बहुत न्यूमेरिकल है, ये सब पूछता रहता है, इसीलिए इसको यादे रखना है। ये सब बताने के लिए जो है ना, इसको यादे रखना है, आगे हम लोग देखेंगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं। बताओ ससुरा, ये जिसको नहीं मालूम होगा वो कहाँ कोने लैग बचा। प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं, यानी 10 का बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसलिए सटासट फटाफट लगाइए सब लोग। उत्तल लेंस की क्षमता होती है बाबू, हमेशा याद रखना, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होता है।
और इससे आगे हम लोग देखेंगे अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखो पूछे दिया है जैसे कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो मैंने पहले भी बता दिया ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। अब कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, उत्तल लेंस को हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस बात को याद रखना है और इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो पूछ दिया है यहाँ पर भी क्या खचरा पाना कर दिया है कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। इसके बाद कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ई से जुड़ा ई तो इम्पोर्टेंट 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 इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता बच्चों। ये कई बार पूछा भी है, इसलिए इसका भी हो जाएगा। यह भी जितना इम्पोर्टेंट बताता हूँ वो बच्चों को याद रखना चाहिए। इसका मिट्टी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या कहता है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। तो मैं बता दूं आपको बच्चों, इसका करेक्ट आंसर उत्तल हो जाएगा। उत्तल द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे कहता है किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, इसीलिए कहता है किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब कहता है फिर देखो ये सवाल भी बाबू बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोग इसका अभ्यास है, हम कई बार क्वेश्चन बैंक उल्टाए हैं, पढ़े हैं, इसलिए बता रहा हूँ। कौन क्वेश्चन कितने बार पूछा है, ये लगभग 4-5 बार पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बाबू इसको रट लो, फट लो, सट लो, जो करना है कर लो। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं बता दूं इसी में एक और क्वेश्चन कि पूछेगा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम होते हैं। तो इसका डायरेक्ट हम लोग को आंसर होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। तो ये सब चीज हम जो बच्चा हमारा क्लास ज्वाइन किया है उसको हम लोग डेली लाइव में, जो बच्चा जुड़ेगा उसको हम 30 तारीख से लाइव चालू किए हुए हैं, और मतलब अप्रैल नहीं समझना, सूरह जनवरी से चालू किए हुए हैं। तो ये सब बच्चा ध्यान देना चाहिए, उस पर पढ़ सकता है जो बच्चा चाहेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखो बाबू ये क्वेश्चन नंबर 19 जो कहता है कि तो हमेशा याद रखना, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी चलो एडिटर ने लिख दिया है तो अब हम इसको बताते हैं। अविलंब के निकट मुड़ जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब हम क्लास भी कराए होंगे तो ये क्वेश्चन उतना नहीं बताए होंगे सीरियस, काहे कि इतना व्यू नहीं है इसका, इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखो हैया ई ससुरा, देखो ई क्वेश्चन में देखो फोटोग्राफी। बच्चों आप 20 क्वेश्चन देखेंगे। कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का। हम लोग इसका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है देखो यह क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया था, इस टाइप का पूछता है। तो कहता है साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, बाबू मैं पहले ही बता दिया था उत्तल दर्पण का। इस क्वेश्चन पूछ लेता है बिहार बोर्ड कई बार, तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और साइड मिरर मैंने पहले ही बताया कि पूछता है कि वाहनों के पथ दृश्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। 2 नंबर में ही पूछता है, तो इसीलिए बच्चा इसको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका 1 नंबर कट सकता है। इसीलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसको देखो बाबू न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका फोकस दूरी दिया हुआ है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि फोकस दूरी एफ बराबर हो जाता है 2r या r2। बात एक ये है, गुना में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जोड़ में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे। हमको कहा कि फोकस दूरी दिया है एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, इसीलिए फॉर्मूला हो जाता है एफ बराबर r/2, स्मॉल r/2 हो जाता है। तो r/2 हो जाता है, तो यहाँ से हमको चाहिए r का वैल्यू, तो r बराबर 2f हो जाएगा जी।
r बराबर 2f हो जाएगा, 2f, r बराबर जैसे हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ध्यान देना है, r बराबर 2 हो गया, f हो गया, f के जगह पर अब हम लिखेंगे 2 गुने f के जगह पर हमको दिया है 10, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, तो इसी को हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इतने तक में किसी बच्चे को क्लियर दिक्कत नहीं हुआ होगा। आई होप दैट यू ओवरऑल क्लास क्लियर। अब हम लोग आते हैं बाबू 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 का क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको ध्यान रखना है कि निर्गत किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि परावर्तन और अभिलंब के बीच को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, इसी तरह आपतन और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? मैं पहले भी बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ बाबू, सभी लोग ध्यान देंगे। मैं पहले भी बताए होंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहता है किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बाबू? इसका हो जाएगा आप लोगों का किस लेंस के द्वारा। यहीं पर पूछता है कि किस दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो बाबू हमेशा याद रखना कि उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जबकि अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस द्वारा आपका जो है अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, लेंस में उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? लेंस में उल्टा हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों इस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आप लोगों का कि जैसे पूछा ना किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो बाबू लेंस में अवतल लेंस और दर्पण पूछता तो उत्तल दर्पण, इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 काफी इंपोर्टेंट है। कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। हमेशा याद रखना बाबू, हमेशा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह 2 नंबर में पूछता है नियम तभी भी लिखना होता है। और यह हम लोग कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर हमेशा होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो मैंने पहले भी बताया है, 50 बार मैं भूख भूख कर बताया है कि काल्पनिक का प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक का प्रतिबिंब उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट सभी बच्चे लगाकर लिखेंगे, कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके बाद फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है लेंस के मुख्य फोकस की कितनी संख्या होती है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ और बता देना चाहता हूँ। टेक्निकल बात है, हम लोग बहुत आगे तक पढ़े हुए हैं, वो भी साइंस से पढ़े हुए हैं, पूरा ग्रेजुएट किए हैं, तो इसीलिए हमको मालूम है कहाँ क्या क्या पूछता है। यह जो आपको है लेंस में पूछ रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां में भी पूछता है और 12th में भी 2012 में पूछ लिया है। जैसे कि इसका 1 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। इसको बाबू याद रखना है, लेंस के मुख्य 2 फोकस होते हैं, यह किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको मजाक में मत लेना, नहीं तो उस बच्चा का 1 नंबर कट सकता है। उसको जो है 1 नंबर के लिए एग्जाम में बाबू 0 नंबर का भी बहुत महत्व होता है। इसीलिए अब बहुत बच्चा सोचेगा सर 0 नंबर ला कर ही क्या फायदा, नहीं लाएंगे वही अच्छा। अरे बाबू एग्जाम में दशमलव में भी नंबर देता है। जिस बच्चा का 0.5 आ गया
उस हिसाब से उसका नंबर बढ़ भी सकता है। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 भी इंपॉर्टेंट है। कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, हमेशा याद रखना बाबू, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है अवतल होता है। डॉक्टर जब मरीजों और को देखते हैं तो सर्च लाइट का जो प्रयोग करता है वो अवतल दर्पण का होता है। रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि भी देखने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे देखो मैं बताता हूं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन नहीं 12th में पूछा है तो हम कभी नहीं बता सकते कि बाबू 12th में भी पूछता है। जो ही पूछेगा वही बताएंगे। जब हम लोग चैप्टर नंबर फिजिक्स के 4 के करेंगे तब बताएंगे कितना यहाँ से भी क्वेश्चन उसमें पूछता है 12th में। इसके आगे में भी जो होता होगा वो भी बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है। देखो मैंने पहले ही बोल दिया था, इसे थोड़ा पूछिए लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है दाढ़ी बनाने में किस किस दर्पण का प्रयुक्त होता है। मैंने पहले भी बताया था कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों इसके साथ साथ इसमें एक और बात याद रखना है। पूछ देगा कि हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तब भी बच्चों को लिखना है अवतल दर्पण के। इसीलिए अब इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं तो आपका भी एक फर्ज बनता है, दायित्व होता है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्त को भी शेयर करें, अपने दुश्मन को भी शेयर करें, ताकि ओवरऑल इंडिया को आगे बढ़ाया जा सके। और शिक्षा बाबू वह शेरनी का दूध है, जिसने इसे पिया है उसने ही दहाड़ा है। इस बात को हम लोग को दिमाग में बैठा लेना है और इस बार एग्जाम को फोड़ देना है। इसके साथ साथ हम लोग अब मैथ का भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे, फिजिक्स के लाए हैं, फिर साइंस में पूरे करेंगे। उसके बाद हम लोग सोशल साइंस का भी करेंगे, हिंदी का करेंगे, इंग्लिश का करेंगे, मैथिली का करेंगे, सब करेंगे। आई होप दैट सभी बच्चे को सब कुछ समझ में आया होगा। ओवरऑल क्लास दिस, आई होप दैट कि ओवरऑल क्लास को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और घंटा आर का दमाना ना भूले। आज ही आप लोग को इस के हम लोग लिंक दे दिए हैं। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है सो इसका टेलीग्राम लिंक पर जुड़ सकते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि आवश्यक आवश्यक सफलता के लिए बाबू एक गार्जियन भी पैसा देता है, तो बच्चा का भी दायित्व होता है कि वह रिजल्ट करे। आप देखो बाबू, ये 300 350 नंबर से कुछ नहीं होगा। आप 400 450, और हमने कई बच्चों को अनवाया है। इसीलिए सभी बच्चे को जुड़ जाना है और शांति से जो पढ़ाएंगे उतना ही पूछेगा, जितना पढ़ाएंगे उतना ही पूछेगा। काहे कि सिलेबस से बाहर कैसे पूछ देगा। एक बिहार बोर्ड का भी दायित्व होता है ना जी। इसीलिए जितना सिलेबस पढ़ाते हैं उसको अच्छे से कवर करना है और इस एग्जाम को फोड़ देना है इस बार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।